प्यारे साथियों नमस्कार। YouTube की HP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा की गणित के अंतर्गत अध्याय 14 सांख्यिकी के प्रश्नावली 14(4) के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। पिछली वीडियो में 4 प्रश्न हल करना सीख चुके हैं। आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। निम्न सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। लिखे दिया है वेतन रुपए में। कर्मचारियों की संख्या 3000, 16 कर्मचारी पा रहे हैं, 4000 12 कर्मचारी, 5000 10 कर्मचारी और 6000 8 कर्मचारी, 7000 6 कर्मचारी, 8000 4 कर्मचारी, 9000 3 कर्मचारी और 10000 1 कर्मचारी प्राप्त करते हैं। तो इनका माध्य वेतन ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, इसको लिख लिया जाए। क्या? वेतन रुपए में, ये हो गया। अब कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, यह हो गया। क्या करा? वेतन रुपए में कितना है? 3000। 3000 कितने कर्मचारी हैं? 16। फिर 4000 कितने कर्मचारी हैं? 12। फिर है 5000 कितने कर्मचारी हैं? 10। फिर 6000 कितने कर्मचारी हैं? 8। फिर है 7000 कितने कर्मचारी हैं? 6। फिर है 8000 कितने कर्मचारी हैं? 4। फिर है 9000 कितने कर्मचारी हैं? 3। फिर है 10000 कितने कर्मचारी हैं? ये। अब इसी का निकालना है। क्या करना? इसी का निकालना है। या मान लीजिए क्या है? बारंबारता यफ और यह है यक्स पद है। ठीक, हम कैसे निकालते हैं? माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा यफ यक्स बटा यल। क्या? पद गुणे बारंबारता बटे कुल बारंबारताओं का योग। तो आइए निकालते हैं। यहाँ माध्य बराबर क्या हो? पहले एक लाइन ये लिख लीजिए। यहाँ एफ एक्स निकाल लिया जाए। क्या होगा? 16 48,000। फिर हो जाएगा 12 चौक 48,000। फिर हो जाएगा 5 दहा में 50,000। फिर हो जाएगा 8 छक 48,000। फिर हो जाएगा 7 छक 42,000। फिर हो जाएगा 8 चौका 32,000। फिर हो जाएगा 9 तिरिक 27,000। फिर हो जाएगा 10,000। इसी को जोड़ लिया जाए। देखिए 3 शून्य यहाँ रहेगा ही। अब 8 8 16 8 24 2 26 2 28 7 35, यह हो जाएगा 5। फिर हासिल 3 था। 3 1 4 2 6 3 9 4 13 4 17 5 22 4 26 4 30, यही आ गया। आ गया सिग्मा एफ एक्स। अब निकाल लिया जाए माध्य। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या आ गया? 30 5 पर 3 शून्य बटे कितना है? पदों की संख्या गिन लीजिए। 6 2 8 8 16 4 20 4 24 3 27 1, क्या रहा है? फिर से गिन लिया जाए। 6 2 8 8 16 16 6 22 22 4 26 26 3 29 29 1 30, हासिल 3 लग गया।
तो 3 1 4 1 5 1 6, क्या आ गया 60। 12 बर्ताओं का योग क्या आ गया 60, यहाँ 60 कर लीजिए। अब देखिए इससे भाग कर कट गया, अब भाग कर लीजिए, 6 25 30 हो गया, भाग जाएगा नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा 6 48, ये होगा ना, फिर क्या बचेगा 6 48, फिर बचेगा फिर से देख लीजिए, 6 25 30, 5 बच गया, भाग नहीं जाएगा, 0 उतर गया, फिर 1 अंक उतार लेंगे, 6 48, फिर क्या हो जाएगा 2 बचेगा, 36 18, फिर यहाँ दशमलव लगा देंगे, 36 18 36 18, ये हो गया उत्तर। माध्य बराबर 5083.33 रुपये, रुपये में है ना, यही हो गया प्रश्न। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्न स्थिति पर आधारित उदाहरण दीजिए। निम्न स्थिति पर आधारित उदाहरण देना है। इसमें 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप है। क्या माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप है। फिर दूसरा प्रश्न है माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है। देखिए 2 सवाल इसी में दिया है, एक में कह रहा उपयुक्त माप है, एक में कह रहा उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्य की एक उपयुक्त माप है। अब आप सोचिए, आपके मन में भावना होगी कि एक ही सवाल में कह रहा है माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप है, फिर कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा है? हाँ देखिए, इसलिए कि माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप कब होगी, जब जो आंकड़ा दिया होगा उस आंकड़े में अंकों के बीच अंतर कम हो, या जैसे परास निकालते हैं परास कम हो, या किन्हीं 2 अंकों के बीच जो अंतर हो वह कम से कम हो, तब माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप है। अब उदाहरण के तौर पर लीजिए उदाहरण, एक कारखाने में 10 मजदूरों का, लीजिए मजदूरों का वेतन निम्न है, उनका माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ क्या लिखेंगे, अब लिख लेंगे क्रम संख्या। क्रम संख्या हो गया 10 मजदूर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मजदूर हो गए। अब मजदूरों का वेतन, अब देखिए यहाँ लिख लीजिए वेतन रुपए में हो गया। अब किसी मजदूर का वेतन है 80 रुपये, किसी का है 75 रुपये, किसी का है 82 रुपये, किसी का है 85 रुपये, फिर किसी का है 82 रुपये, फिर किसी का है 82 रुपये, फिर किसी का है 84 रुपये, फिर किसी का है 90 रुपये, फिर किसी का है 85 रुपये, फिर किसी का है 80 रुपये।
10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इन जो आंकड़ा है दिया गया, अंक दिया गया, इनमें बहुत अधिक अंतर नहीं है, बहुत अधिक अंतर नहीं है। तब क्या होगा, अब माध्य निकालेंगे तो कैसे होता है, माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब सभी पदों का योग कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 80 धन 75 धन 82 धन 85 धन 82 धन 82 धन 82 धन 84 धन 90 धन 85 धन 80 बटे हो जाएगा 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को जोड़ लिया जाए, 5 2 7 5 12 2 14 2 16 4 20 5 25 हासिल 2 8 2 10 10 7 17 17 8 25 25 8 33 33 8 41 41 8 49 49 8 57 57 9 66 66 8 74 74 8 कितना होगा, 74 8 82 बटे 10। अब क्या आ गया, 82.5 रुपये हो जाएगा। अब माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 82.5 रुपये। यही हो गया माध्य वेतन। देखिए जो यह माध्य निकला है, इसी 82 के आसपास सभी अंक हैं, इसलिए यह विधि, जो यह विधि है, यह क्या है, उपयुक्त विधि है। माध्य केंद्रीय विविध की उपयुक्त विधि है। कब, जब जो आंकड़े दिए हैं उनमें अंतर कम हो, यानी जो अंक दिए उन अंकों में अंतर कम हो, तब माध्य केंद्रीय विविध का उपयुक्त माप है। अब इसी में दूसरा है, माध्य केंद्रीय विविध का उपयुक्त माप नहीं है। अब देखिए केंद्रीय विविध का उपयुक्त माप नहीं है, क्यों? जब आंकड़ों में दिए गए अंक जो हैं उनके अंतर अधिक हो, तब यह माध्य उपयुक्त माप नहीं है, यह माप उपयुक्त माप नहीं है। अब उदाहरण देखिए, एक कारखाने में 4 मजदूर काम करते हैं। जब कि प्रत्येक मजदूर का वेतन 5,000 रुपये मासिक है और एक सुपरवाइजर जिसका वेतन 30,000 रुपये है, 30,000 रुपये है। सभी कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा है, एक कारखाने में 4 मजदूर काम करते हैं, जबकि प्रत्येक मजदूर का वेतन 5,000 रुपये मासिक है और एक सुपरवाइजर जिसका वेतन
30,000 रुपये मासिक है, मासिक है। सभी कर्मचारियों का माध्य वेतन निकालिए। अब देखिए 4 मजदूर हैं, एक को 5,000, फिर दूसरे को 5,000, फिर तीसरे को 5,000, फिर चौथे को 5,000। अब सुपरवाइजर को कितना मिल रहा है? 30,000। अब इसी का क्या निकाल लेना है? माध्य औसत। अब कितने हैं? 5। अब जोड़ दीजिए 5,000, 5, 10,000, 15,000, 20,000 और 30, 50,000 बटे 5 बराबर क्या आ जाएगा? 10,000। अब आप देखिए जो यह आंकड़ा दिया हुआ है इसमें 10,000 के आसपास किसी का वेतन नहीं है। देख रहे हैं 4 लोग हैं जो 5,000 पर हैं और एक सुपरवाइजर है जिसका वेतन 30,000 है। 10,000 से काफी अंतर है, यह भी जो है क्या है? काफी अंतर है। इसलिए माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है। क्यों? क्योंकि दिए गए आंकड़ों में अंतर अधिक है। अब आइए देखिए कह रहा है जबकि माध्यिका उपयुक्त माप है। अब माध्यिका के लिए निकालेंगे, क्या करेंगे? आरोही क्रम में रखने पर देखिए 5,000 है, फिर 5,000 है, फिर 5,000 है, फिर 5,000 है, फिर 30,000 है। हो गया? अब आरोही क्रम हो गया। अब पदों की संख्या कितनी इसमें है? 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं। तब माध्य बराबर क्या होगा? माध्यिका या माध्यिका बराबर क्या होगा? 5 + 1 बटे 2वां पद। अब हो जाएगा 6 बटे 2वां पद, यानी हो जाएगा 3वां पद। अब 3वां पद गिनकर देखिए 1, 2, 3 क्या आ गया? 5,000 रुपये। अब देखिए माध्यक उपयुक्त माप है। क्यों? क्योंकि देखिए 5,000 कि इसमें कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। और देखिए इस माध्यिका में सभी अंकों का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन जो माध्य है इसमें सभी अंकों को प्रयुक्त किया जा, सभी अंकों को जोड़ा जा रहा है। और लेकिन माध्यिका में और बहुलक में सभी अंकों का जोड़ या प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए यह माध्यक है, इसके अगल बगल इसी के आसपास सभी आंकड़े हैं। इसलिए कहा जाता है माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है। कब? जब आंकड़ों में दिए गए अंकों में अंतर अधिक हो तो उपयुक्त माप नहीं है, बल्कि माध्यक उपयुक्त माप है। और यह माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप है जब आंकड़ों में दिए गए अंक में अंतर कम हो, तब यह उपयुक्त माप है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।